Today I'll be talking about drafting. Drafting of cases, applications, affidavits, petitions, replies, ये सब ड्राफ्टिंग के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। कई सारी रिक्वेस्ट्स मैं देखता हूँ कमेंट्स में मेरे यंग एडवोकेट दोस्तों से, फ्रेश लॉयर्स से कि सर ड्राफ्टिंग के बारे में कुछ बताएं, ड्राफ्टिंग कैसे करें, ये सब हमें बताएं, हमें ट्रेन करें। तो सोचा चलो आज इस बारे में मैं बात करूंगा। So friends, in the initial days of your practice, you face this problem very much. I mean, in the initial days you face all problems, I understand that, but drafting is a major one. Because you see, in law college, you just learn the law subjects. Very rarely you are made to draft something, unless you have actually practiced in those extracurricular activities like moot court or some other activity related to drafting. मगर वो ड्राफ्टिंग का जो प्रैक्टिस है लॉ कॉलेज का, वो रियल प्रैक्टिस में काम में नहीं आता। हम जब रियल प्रैक्टिस में उतरते हैं तो केसेस की जो ड्राफ्टिंग हमें करनी पड़ती है वो थोड़ी सी अलग होती है मूट कोर्ट के ड्राफ्टिंग से। हम जब ड्राफ्ट करते हैं ना कोई भी केस बहुत अच्छे से, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब वो ड्राफ्ट तैयार होके आता है। वो फ्रेशली प्रिंटेड ड्राफ्ट जो फाइनलाइज हमने किया होता है और वो पढ़ते वक्त एक खुशी होती है, एक क्रिएशन की खुशी। हमने कुछ क्रिएट किया है, हमने कुछ बिल्ड किया है, एक केस बिल्ड की है। हमारे दिमाग के सारे पॉइंट्स हम जब इसमें डालकर केस बिल्ड करते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है दोस्तों। और ये खुशी मैंने बार बार अनुभव की है। मेरे 30 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारा ड्राफ्टिंग किया है, बहुत सारा। Thousands and thousands of drafts I must have done. Dictation, typing, various modes. तो वो मैंने जब किया तो उस आधार पर अपने अनुभव के निचोड़ मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। मैंने भी अपने लाइफ में, अपने करियर के शुरुआत में ड्राफ्टिंग को लेकर स्ट्रगल किया है और करते 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 इम्प्रूव करते करते मैंने इस पर काफ़ी अच्छी कमांड हासिल कर रखी है। दोस्तों आज मैं ड्राफ्टिंग के साथ जैसे चाहे वैसे खेल सकता हूँ। मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आई कैन प्ले विद ड्राफ्टिंग। इफ़ आई वॉन्ट ड्राफ्टिंग टू बी लेंथी, आई कैन लेंथन इट। If I want it to be short and precise, I can do that. If I want it to be of middle length, I can do that. If I want it to be complicated for the reader, I can do that. And if I want to be very easy for the reader, I can do that. All this I have been able to do with lots and lots of practice. And that is what my first point is. What you need to do for mastering the art of drafting, or rather the skill of drafting, is practice, practice, practice and practice. And that's the first thing that I want to share in this video today. If there is any one thing that is going to help you in mastering this skill of drafting, it is practice, practice, practice and practice. Now you must be wondering, why am I repeating this? I am repeating this because this message is too simple to ignore. और इसीलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ड्राफ्टिंग मास्टर करने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। अब प्रैक्टिस किस बात की? वहाँ भी दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको अच्छे ड्राफ्ट्स पढ़ने होंगे, बहुत सारे अच्छे ड्राफ्ट्स पढ़ने होंगे, समझना होगा कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है। अच्छे वकीलों ने बनाए हुए ड्राफ्ट्स आप बार बार जब पढ़ोगे, अलग अलग टाइप के ड्राफ्ट्स,
रिट पिटिशन के ड्राफ्ट्स, एफिडेविट एंड रिप्लाईज के ड्राफ्ट, अपील्स के ड्राफ्ट, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, क्रिमिनल अपील, सिविल सूट में के प्लेन्स, रिटर्न स्टेटमेंट्स, ये सब ड्राफ्ट्स आप जब बार बार पढ़ोगे अच्छे ड्राफ्ट्स, तो आपके दिमाग में उसका एक स्ट्रक्चर बैठ जाएगा आपके सबकॉन्शियस में। सो पढ़ना यानी कि इनपुट इज द फर्स्ट थिंग इन प्रैक्टिस, एंड द सेकंड पार्ट ऑफ प्रैक्टिस इज आउटपुट, यानी कि आपको एक्चुअल ड्राफ्टिंग करके देखना है, एक्चुअल ड्राफ्टिंग करना है। जब मैं जूनियर था अपने सीनियर के ऑफिस में, एकदम नया नया था, जस्ट मेरा पहला दूसरा दिन रहा होगा, शायद सनद भी आने की थी मेरी, तभी मैंने ज्वाइन कर लिया था। एक दिन सुबह मैं ऑफिस गया तो मेरे सीनियर ने मुझे कहा कि क्या तुम ड्राफ्टिंग करोगे? तो उस वक्त तो मैं बिल्कुल तैयार ही नहीं था, मैंने कभी ड्राफ्टिंग की भी नहीं थी लाइफ में। ऑफ कोर्स लॉ कॉलेज में प्रैक्टिकल्स के लिए जो भी करनी पड़ती थी उतनी ही की थी, मगर केस की कोई ड्राफ्टिंग नहीं की थी, और वो मुझे कोई केस ड्राफ्टिंग करने के लिए देना चाहते थे। तो मैंने कहा सर मैं करना तो चाहता हूँ मगर मुझे आता नहीं, बहुत सारी मिस्टेक्स मैं कर दूंगा। तो सर बोले मिस्टेक्स हुई तो क्या हुआ, उसको सुधारा जा सकता है, प्रैक्टिस की जा सकती है, वो बार बार किया जा सकता है। हमारे पास स्टेनोग्राफर है, वो बैठे ही रहता है, तो दो उसे डिक्टेशन और करो ड्राफ्टिंग, चेक करो, रीचेक करो, सुधारो, मुझसे चेक करवाओ। तो इस तरह से मेरी ड्राफ्टिंग की शुरुआत हुई, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा तो उसमें काफ़ी सुधार आते गया। खैर मेरी स्टोरी को बाजू में रखते हुए, द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज यू हैव टू टेक इनपुट and you have to express it by way of output. Input by reading so many good drafts, and output by actually drafting it. So this was the general thing that I wanted to tell you. मगर अब मैं तुमको बताऊंगा 3 स्टेजेस ड्राफ्टिंग की, 3 स्टेजेस जो आपको हेल्प करेगी अच्छे ड्राफ्टिंग के लिए, वो मैं बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। Now, when I ask you to read good drafts of good lawyers or seniors, I am assuming that you have already joined some senior's office. You are already working in the chamber of some senior lawyer, and that I am assuming. मैं सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपने अपने प्रैक्टिस की शुरुआत करते हुए किसी सीनियर को ज्वाइन नहीं किया है, तो ये आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर ऐसा आपने अभी तक नहीं किया है तो कृपया आप किसी भी अच्छे सीनियर लॉयर को ज्वाइन करके ही आपके प्रैक्टिस की शुरुआत करें, क्योंकि वहीं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा ऑफ सो मेनी थिंग्स, हाउ टू इंटरैक्ट विद क्लाइंट्स, हाउ टू ड्राफ्ट मैटर्स, केसेस, हाउ टू रिसर्च and how to argue cases in the court, and so many aspects of advocacy. So that's the first thing that you must do, and I am assuming that you have already joined some senior lawyers' chambers. Okay, so to go ahead with our discussion, our point, तो आपके सीनियर के ऑफिस में जब आप होंगे तो आप ड्राफ्ट्स पढ़ेंगे, तो जो भी ड्राफ्ट्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं उनकी एक एक्स्ट्रा कॉपी निकाल कर आप अपने एक सेपरेट कलेक्शन में रखते जाइए, मॉडल ड्राफ्ट्स करके। अब देखिए ड्राफ्टिंग के क्या रूल्स है और ड्राफ्टिंग में क्या पॉइंट्स होने चाहिए और क्या नहीं, ये वगैरह सभी बातें जो है ये एक अलग विषय है। और वैसे भी मैंने बेसिक्स ऑफ ड्राफ्टिंग को लेकर इसी चैनल पर 4 से 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। वो एक मिनी कोर्स के जैसा ही है, वो आप कृपया देख लीजिएगा, वो मैं यहाँ दोहराऊंगा नहीं। मैं यहाँ पर आज बताऊंगा ड्राफ्टिंग के मैकेनिक्स। तो जैसे मैंने अभी पहला पॉइंट बताया, आपको करनी है प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस, इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, अब हम आते हैं एक्चुअल ड्राफ्टिंग पर, ड्राफ्टिंग की प्रोसेस पर। तो जब हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग के प्रोसेस की, तो यह 3 स्टेजेस में होती है, 3 स्टेजेस।
First stage is pre-drafting stage. Second stage is actual drafting stage. And the third is post-drafting stage. ये 3 stages क्या है ये आप समझ लें. Pre-drafting stage. अब pre-drafting stage में क्या होता है? उसमें होती है प्रिपरेशन. आपको पूरी प्रिपरेशन करना ज़रूरी है. Before you set out to draft the very first line of your draft, before you set out to dictate, if there is a stenographer, the first line of your draft, or before you start typing, if you are a man of typing, before you start typing the very first line of your draft, before you actually write your first line of the draft, if you are a writer, you must have already prepared yourself for drafting. A lot goes in preparation part of the drafting. What happens in preparation? You get a full grasp of everything. Full grasp. Now when I talk about full grasp of everything, then exactly of what thing? Let me explain. जब आपको ड्राफ्टिंग की तैयारी करनी है तो देयर आर 2 end points. First end point is the problem which you are about to solve through your drafting, and the second end point is the exact solution which constitutes the objective of your draft. अब जब थोड़ा मैं और एक्सप्लेन करता हूं. फर्स्ट एंड पॉइंट इज प्रॉब्लम. मतलब कि आपके क्लाइंट की प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम लेकर क्लाइंट आपके पास आया है, जो लीगल इंजरी वो आपको बता रहा है, जो ग्रीवेंस वो एक्सप्रेस कर रहा है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर द ड्राफ्टिंग. एंड you need to figure out what is the actual solution. क्या करने से ये प्रॉब्लम दूर होगी? एग्जैक्टली क्या प्रेयर करने से, क्या रिलीफ मांगने से, क्या कॉल टू एक्शन देने से आपके क्लाइंट की प्रॉब्लम दूर होगी? दैट इज द सेकेंड एंड पॉइंट. So the first end point is the problem and the second is the solution. You must be very, very clear about this before you start drafting. This is the part of preparation. There is something more. Now between these 2 end points, there is something in between, and that is the foundation of the relief that you will be claiming, the solution that you will be seeking to obtain. Uska aadhar, you will be laying the foundation in between for seeking the solution. So the problem, the solution and the foundation in between. इसकी तैयारी आपको करनी है, इसका क्लियर ग्रास्प आपको लाना है पहले. उसके बाद आप ड्राफ्टिंग की सोचोगे, एक्चुअल ड्राफ्टिंग को बैठोगे. Now when I say I have explained to you the 2 end points, the problem end point and the solution end point. अब जो फाउंडेशनल की मैं बात कर रहा हूँ, what is that? वो फाउंडेशन का मटेरियल है आपके केस के फैक्ट्स. आपको आपके केस को जो एप्लीकेबल है वो लॉ विथ ऑल इट्स इंटरप्रिटेशंस. आपके केस को एप्लीकेबल होने वाले अगर कोई गवर्नमेंट रिजोल्यूशंस होंगे तो गवर्नमेंट रिजोल्यूशंस, कोई सर्कुलर होगा तो सर्कुलर, कोई नोटिफिकेशन, ऑल दैट लीगल स्टफ, दैट लीगल मटेरियल which gives rise to certain rights in favor of your clients and the liabilities in the respondents in favor of your clients and against the respondents. So the foundation comprises of the facts of your case and the law applicable to that, or the legal material. I would say the legal material is in the form of the acts, the case laws and the GRs,
गवर्नमेंट रिजोल्यूशंस, कोई ऑफिस मेमोरेंडम होगा तो वो, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, लाइक दैट। तो आपको फैक्ट्स पर पूरी मास्टरी होनी चाहिए। आपके केस के फैक्ट्स को, जो लॉ एप्लीकेबल है, उस लॉ का आपने अच्छे से रिसर्च किया होना चाहिए। इट मे बी पीस ऑफ लेजिस्लेशन एंड विथ ऑल इट्स इंटरप्रिटेशंस। जब मैं कहता हूँ, सो इट मे बी अ पीस ऑफ लेजिस्लेशन, इट मे बी in the form of case laws also and all other stuff that I just spoke about. इसकी अच्छे से मास्टरी जब आपको होगी, तब आप इस बात को लेकर एकदम क्लियर रहोगे कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। आपके क्लाइंट को उसके पेन से मुक्ति दिलाने के लिए क्या लीगल स्ट्रेटेजी आपने फॉर्मुलेट की है, और उस लीगल स्ट्रेटेजी के बेसिस पर आपके ड्राफ्ट के कंटेंट्स बनेंगे और प्रेयर क्लॉज बनेगी। तो जब तक आप इतना नहीं कर लेते, आप ड्राफ्टिंग को बैठने की या उसकी पहली लाइन लिखने की सोचना भी मत। हाँ, साथ ही में आपको ये भी योजना करनी है, यू ऑल्सो हैव टू फिगर आउट हु शैल बी दी पार्टी नंबर 1, मीन्स हु शैल बी द प्लेंटिव, हु शैल बी द पिटिशनर on this side, and against whom you shall be filing the case, who shall be the respondents in your case. This all you have to figure out, the parties to the case. अब facts आप कैसे collect करोगे? तो obvious है, facts आपको client से ही collect करने हैं। जब आप client के साथ बातचीत करोगे, उसके साथ इंटरव्यू होगा, मतलब कि इंटरव्यू मतलब काउंसलिंग के लिए, कंसल्टेशन के लिए जब वो आते हैं, तो उनके साथ वो ओरल कुछ इंफॉर्मेशन आपको देते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देते हैं। तो देर आर 2 ways ऑफ कलेक्टिंग फैक्ट्स फ्रॉम द क्लाइंट, थ्रू ओरल डिस्कशन एंड थ्रू द डॉक्यूमेंट्स दैट ही ब्रिंग्स विद हिम। द डॉक्यूमेंट्स may contain certain deeds or maybe some orders of the courts or maybe some notices like that. तो ये पूरा मटेरियल स्टडी करने के बाद आपको फैक्ट्स कलेक्ट करने हैं, उसकी लिस्ट बनानी है, डेट वाइज उनको लिखना है, उनको समझना है, विजुअलाइज करना है, दिमाग में फिट करना है, एंड देन यू विल हैव स्टडीड द लॉ रिलेटिंग टू दोज फैक्ट्स, एंड व्हाइल स्टडीइंग यू वुड हैव एनालाइज्ड हाउ दोज प्रिंसिपल्स apply to the facts of your case with all its interpretations, I'm saying. And while doing that, you would also be analyzing what points are stronger in your favor and what points are not so strong, and what points are weak and what points are actually against you. So after you figure out all these things, after you analyze everything, after you decide on a strategy, then you sit to draft your case. And that is what I am referring to as having complete grasp of the matter, complete grasp of the issues involved in the matter. उसके बगैर आप ड्राफ्टिंग को नहीं बैठने। If you want to be a good lawyer, you must be a good drafter. देखिए, कई सारे जजमेंट्स हैं, मैं आपको कभी बताऊंगा किसी वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट ने, आप ढूंढ भी सकते हैं कि सॉफ्टवेयर्स में मिल जाएंगे, कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जहां पर केस में वकील लगा है, इफ एडवोकेट इज एंगेज्ड एंड देर आर ड्रास्टिक मिस्टेक्स इन ड्राफ्टिंग, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू डिसमिस द पिटिशन एंड टू इम्पोज कॉस्ट्स। क्योंकि जहां एडवोकेट एंगेज किया है, तो वहां तो एक्सपेक्टेड है कि सभी चीज़ें ठीक से हो, इन ऑर्डर हो, drafting should be proper, there must be no laxity in drafting. Otherwise, what's the use of you being an advocate? You are a skilled person. You are expected to behave, to conduct yourself responsibly in the matter of exercising your skill of advocacy. तो इतने drastic consequences हो सकते हैं. That's why drafting के लिए इतनी solid preparation पहले करनी होती है. Now we move to the second phase, the second stage, actual drafting. यहाँ मैं कुछ टिप्स दूंगा आपको। जब आप
पहली स्टेज कंप्लीट करने के बाद एक्चुअल ड्राफ्टिंग को बैठोगे तो कुछ केयर्स आप लेना। तो मेरा सुझाव है कि आपके प्रैक्टिस के इनिशियल डेज में आप ड्राफ्टिंग हाथ से लिखकर कीजिए। जी हाँ, हाथ से लिखकर। देखिए, इसके कुछ कारण हैं। इससे ये होगा कि आपका थॉट फ्लो जो है ना वो बहुत अच्छा रहेगा, वो बहुत प्रिसाइज रहेगा, आपका आउटपुट जो है ना बहुत क्लियर रहेगा। वैसा वर्बोस नहीं रहेगा जब आप स्टेनोग्राफर को डिक्टेशन दोगे। स्टेनोग्राफर को आप जब डिक्टेशन देते हैं ना तो क्या होता है कि हमारे माइंड में जैसे जैसे थॉट्स आते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, हम वो बस बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। उसमें वो एक टाइटनेस नहीं आती, एक ल्यूसिडिटी नहीं आती। इसीलिए शुरुआती दिनों में देखिए, मेरा सुझाव है, आप अगर कर सकते तो अच्छा है, ब्लैंक पेपर्स लीजिए और पेन लीजिए और उस पर एक्चुअली हाथ से आप लिखिए। तो देखिए, ये कुछ ही दिन करना है। ये मैं हमेशा के लिए नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू बी लीगल प्रोफेशनल्स, यू विल बी क्वाइट बिजी इन योर लेटर डेज ऑफ प्रैक्टिस। तो ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप हाथ से लिखोगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ शुरुआती दिनों में प्रैक्टिस के लिए कुछ समय तक ये करके देखना है। बिगिनिंग टू एंड आप पूरा ड्राफ्ट हाथ से लिखिए। तो ये एक पहला सुझाव है। और अगर आप स्टेनोग्राफर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी अच्छा ही है, मगर वहाँ पर फिर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो डिक्टेशन दोगे वो डिक्टेशन देते वक्त आपके थॉट्स एकदम अच्छे से क्लियर हो। जो कुछ तैयारी आपने फर्स्ट स्टेज में की है वो तैयारी के पॉइंट्स आपके सामने पहले से ही पॉइंट बाय पॉइंट लिखे हो, मतलब बुलेट पॉइंट्स लिखिए। ऐसा नहीं कि पूरा टेक्स्ट लिखना है, वो बुलेट पॉइंट्स के आधार पर आप ड्राफ्टिंग वन बाय वन कर सकोगे, डिक्टेशन कर सकोगे। डिक्टेशन देते हुए आप एक और चीज़ का ख्याल रखें, योर प्रोनाउंसिएशन मस्ट बी very very clear. Let the stenographer not get confused about whether you said access or excess, whether you said excerpt or expert. तो इस टाइप की जो बातें होती है, कई बार स्टेनोग्राफर के दिमाग में ये शंका नहीं आनी चाहिए कि साहब ने क्या बोला। क्योंकि देखिए, जब आप डिक्टेशन करोगे तो वो स्पीडीली होगा और स्टेनोग्राफर वो शॉर्ट हैंड में लिखते रहेगा। अब कोई भी अच्छा स्टेनोग्राफर कभी भी जो साहब डिक्टेशन दे रहा है उसे रोकता नहीं, वो जस्ट उसको जो समझ में आ रहा है वो लिखते जाता है। जब बाद में वो अगर कोई गलती हो गई तो वो अपने दिमाग से उसको करेक्टली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है और उसको लॉन्ग हैंड में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली अगर आप उसको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में डिक्टेशन दोगे, there will be no confusion in his mind and your output will be very perfect, very nice. एक थर्ड मैं टिप आपको सजेस्ट करूंगा कि these are the days of technology. In our days there was no technology, but then now it's very 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 easy to dictate your draft to your mobile phone in the form of audio. You can create an audio file, or you can create an audio file of your dictation on your laptop, convert it into an MP3 file, send it to your stenographer, let him convert it into a nice draft. उसमें फ़ायदे क्या है पता है? आपका स्टेनोग्राफर आपकी ऑडियो फाइल रिपीटेडली बार बार सुन सकता है अगर उसको कहीं कन्फ्यूजन लगा तो। मतलब कि जैसे कि एक्चुअल लाइव इंटरैक्शन में वो आपको रोकेगा नहीं कि सर क्या बोला था आपने, मगर आप अगर उसको ऑडियो फाइल देते हैं तो उस ऑडियो फाइल को मात्र वो रिवाइंड करके उसको जहाँ भी शंका है वहाँ पर वो बार बार सुन सकता है और अच्छे से अंडरस्टैंड करके उसको प्रॉपर ड्राफ्ट में लॉन्ग हैंड में कन्वर्ट कर सकता है, ताकि जब आपको फाइनल आउटपुट मिले तो आपको एकदम परफेक्ट ड्राफ्ट मिलेगा। और ये मैंने प्रत्यक्ष में किया है। आई हैव बीन डूइंग दिस लॉन्ग सिंस द डेज ऑफ टेप रिकॉर्डर,
मैं कैसेट में डिक्टेशन देता था और कैसेट स्टेनोग्राफर के यहाँ भेज देता था। बाद में टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई, ऑडियो रिकॉर्डिंग के दिन आ गए, तो मैं वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने लगा। व्हेन आई वाज इन गवर्नमेंट लीडर्स ऑफिस ना, वहाँ पे बहुत डिक्टेशन करना पड़ता था, बहुत ड्राफ्टिंग का काम था, इतना कि वो एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में ख़त्म भी करना पड़ता था। सो आई हैड डिवाइज्ड ऑल दीज मेथड्स। और मैंने तब देखा कि जब मैं ऑडियो फाइल भेजता हूँ स्टेनोग्राफर के पास और वो टाइप होकर स्टेनोग्राफर के यहाँ से आती है, तो मुझे उसमें बहुत कम करेक्शंस करने पड़ते हैं। एकदम वो रिड्यूस हो जाता था मेरा काम टू द डिग्री ऑफ 90% रिड्यूस्ड। नहीं तो बहुत सारी मिस्टेक्स दिखती थी लाइव इसमें, क्योंकि स्टेनोग्राफर की भी अंडरस्टैंडिंग होती है और हम भी समय के साथ इम्प्रूव होते रहते हैं, हम भी गलतियां करते हैं, नहीं ऐसा नहीं। तो ये भी एक अच्छी मेथड है कि आप ड्राफ्टिंग इससे कर सकते। तीसरी टिप, अगर आपके पास स्टेनोग्राफर नहीं है और आप ऑडियो फाइल भी नहीं बनाकर भेजना चाहते, तो आप ऑफ कोर्स टाइप करते होंगे, तो वो भी एक अच्छा तरीका है। इट इज़ जस्ट एज गुड एज राइटिंग। वो भी एक अच्छा तरीका है, आपका मेंटल आउटपुट अच्छे से फ्लो होते हुए दिखेगा स्क्रीन पर। स्क्रीन पर आपको जब दिखता है आप जो टाइप कर रहे हैं, यू गेट साइकोलॉजिकली इन्वॉल्व विद इट एंड actually you are seeing what is appearing on the screen. So that is also one of the best methods of drafting. एक और मेथड है जो अभी मॉडर्न ज़माने में उभरी है, वो यानी कि वॉइस डिक्टेशन। आपके पास जीमेल अकाउंट तो होगा ही। अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है तो आपको गूगल डॉक्स को एक्सेस है, और आपको अगर गूगल डॉक्स को एक्सेस है तो आपको वहाँ पर एक टूल मिलता है जो कि गज़ब का है, गज़ब का। मैं यूज़ करता हूँ उसको, दैट इज़ वॉइस टाइपिंग टूल। वो वॉइस टाइपिंग टूल में दुनिया भर की लैंग्वेजेस हैं, चाइनीज़ से लेके तो जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच और इंग्लिश के ही कितने सारे प्रकार हैं। अफ्रीकन इंग्लिश, यूके इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश और कौन सा इंग्लिश, ये इंग्लिश वो इंग्लिश। तो हम जब इंडियन इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हमारे इंडियन नेम्स भी हम फटाफट बोलते जाते हैं और वो वहाँ पर टाइप होते जाता है। तो वो एक टूल है, उसमें हिंदी भी आप डिक्टेट कर सकते हैं, मराठी भी डिक्टेट कर सकते हैं। और आजकल तो मैंने मराठी में भी 2-4 अपीलें उसमें डिक्टेट करके ड्राफ्ट किया हूँ। इतना गज़ब का टूल है वो। आपको क्या लगता है? कुछ नहीं, एक माइक लगता है बस। एक माइक जो अच्छा आप ले लीजिए, एक हेडफोन और वो माइक जो आता है सामने, वैसे ले लीजिए, आपके सिस्टम को लगा दीजिए, वॉइस टाइपिंग टूल पर जाइए और करके देखिए डिक्टेशन। गूगल ने इतना ज़बरदस्त काम करके रखा है हम सब के लिए, और सब कुछ फ्री। पहले वो सॉफ्टवेयर्स आते थे, ड्रैगन, नेचुरली स्पीकिंग वगैरह वगैरह, तो वो सॉफ्टवेयर्स भी ठीक थे, मगर ट्रेनिंग करनी पड़ती, ये करना पड़ता, वो करना पड़ता। वो तो मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। बट ये गूगल का वॉइस टाइपिंग टूल अमेजिंग है, अमेजिंग, थैंक्स टू गूगल। तो वो आप इस्तेमाल करें तो आपको दिखेगा कि वहाँ पर जैसे आप बोलेंगे तो स्क्रीन पर ही टेक्स्ट उभरते जाएगा। ऑफ कोर्स वो मिस्टेक्स थोड़े से करता है, मगर आप वहीं उसको सुधार सकते। तो ये एक टिप थी। एक और टिप देना चाहता हूँ कि मान लो आप रेगुलरली एक टाइप की केस ड्राफ्ट करते हैं, तो उसके टेम्पलेट्स आप बनाकर रख दीजिए। वो टेम्पलेट्स आप गूगल डॉक्स में भी बनाकर रख सकते हैं, या अगर आपके कंप्यूटर पर MS वर्ड है तो MS वर्ड में भी बना सकते हैं। वो टेम्पलेट जो होंगे रेडीमेड, वो एक बार बनाइए और उसको वर्ड टेम्पलेट के फॉर्मेट में सेव कर दीजिए। फिर आप वो हज़ारों बार यूज़ कर सकते हैं। बस आपको फिर सिर्फ गैप्स फिलअप करनी होती है। ऐसे कई सारे टेम्पलेट्स मैंने बना के रखे हैं। रिट पिटिशन के टेम्पलेट विद इंडेक्स, सिनॉप्सिस, लिस्ट ऑफ एनेक्चर्स, बॉडी ऑफ द पिटिशन, और उसमें ऑलरेडी फॉर्मेटिंग भी आप करके प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जैसे कि आप अगर फ़ॉन्ट, आपका कोई पसंदीदा फ़ॉन्ट हो या कोई कोर्ट में रिक्वायर्ड फ़ॉन्ट हो, तो वो फ़ॉन्ट आप उसमें पहले से ही डाल के रख सकते हैं, उसका साइज़, स्पेसिंग, मार्जिन्स, ये सब चीज़ें। तो वो टेम्पलेट्स आप बना कर रखें तो आपके लिए वो काफ़ी ईजी होगा, आसान होगा।
एक अगली महत्वपूर्ण टिप, आप ऐसे ड्राफ्ट कीजिए कि जैसे आप ही आपके ड्राफ्ट के रीडर हो। यू पुट योर सेल्फ इन द शूज़ ऑफ योर रीडर, और सोचिए कि अगर मैं अपना ही ड्राफ्ट पढ़ता या पढ़ती तो क्या मुझे सब समझ में आता, सब क्लियरली समझ में आ रहा है या नहीं। तो पुट योर सेल्फ इन द शूज़ ऑफ रीडर, और फिर उस हिसाब से आप ल्यूसिडली ड्राफ्ट कीजिए। आपके ड्राफ्ट में फ़्लो आना चाहिए, एक ल्यूसिडिटी रहनी चाहिए, फ़्लो आना चाहिए। तो वो फ़्लो को अच्छी तरह से मेंटेन करिए, ड्राफ्ट टाइट रखिए। ड्राफ्टिंग पढ़ते वक्त ऐसे नहीं लगना चाहिए रीडर को कि कहीं कोई ओपन एंड रह गया, कहीं कोई लूज एंड रह गया, ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए। ऐसे लगते रहना चाहिए कि हाँ, राइट 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 राइट, ऑल क्वेश्चंस आर बीइंग आंसर्ड। कोई भी एक शंका उभरनी नहीं चाहिए माइंड में। उसके बावजूद भी जजेस के माइंड में उभरेगी, वो एक अलग बात है। उसकी तैयारी आपको आर्ग्यूमेंट्स में कवर करनी होगी, मतलब वो चीज़ें आर्ग्यूमेंट में कवर करनी होगी। ओपोनेंट्स तो रहते ही है हर केस में, मगर फिर भी कोशिश कीजिए आप ड्राफ्टिंग इस तरह से करेंगे कि आपके ड्राफ्ट में कोई भी लूज एंड्स ना रहे, टाइटली रहे, ल्यूसिड रहे, फ्लो आते रहे उसमें। अगली टिप, आपके ड्राफ्टिंग की लैंग्वेज सिंपल रखिए। नो नीड टू राइट कॉम्प्लिकेटेड एसेज, कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ नॉवेल। राइट सिंपल वर्ड्स, यूज सिंपल लैंग्वेज। अब मुझे याद है एक ड्राफ्ट मैंने देखा था, उसमें petitioner was referring to the secretary of the government. While referring to the secretary, the petitioner had used the word Babu. Now you see, this is not right. टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, ये जो IAS ऑफिसर्स या सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स होते हैं या ब्यूरोक्रेट्स, इनके लिए हमेशा बाबू ये वर्ड यूज़ करता था। अब उस लॉयर ने वही स्टाइल लेकर उसमें वो यूज़ किया। दिस इज़ नॉट राइट। यू आर नॉट राइटिंग अ न्यूज़ आइटम, यू आर राइटिंग अ केस विच इज़ गोइंग टू बी रेड बाय जजेस, बाय द कोर्ट्स। तो ये सब टाइप की लैंग्वेज यूज़ ना करें, सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो अच्छी बात है, बट डोंट यूज़ कॉम्प्लिकेटेड और फ्लोरल टाइप ऑफ लैंग्वेज, यूज़ सिंपल इंग्लिश। मुझे याद है मैंने जब एक पिटिशन ड्राफ्ट की थी एक विडो की, जिसको ट्रांसफ़र कर दिया था, और वो ट्रांसफ़र हमने चैलेंज किया था। अब वो विडो की इतनी बेकार कंडीशन थी, उसके लाइफ में बहुत सारी बेकार घटनाएं, बैड इवेंट्स हैड टेकन प्लेस इन हर लाइफ, that when I was describing that, मैंने ड्राफ्ट किया, and the destiny laughed cruelly at her and snatched her husband away. I should have simply wrote that the husband of the petitioner died, और अगर वो एक्सीडेंट हुआ है तो husband of the petitioner met with an accident and died, ऐसे लिखना था। बट ये सब चीज़ें मैंने लिखा, and then when it went for checking by my senior, he corrected it. I felt bad. Why is he correcting it? But then he was right, as I realized later. He was of course right. There is no doubt about it. इस टाइप की लैंग्वेज में कोई मतलब we are not writing a novel there. Destiny laughed cruelly and all. तो इस टाइप की लैंग्वेज आप अवॉइड कीजिए, एक सिंपल लैंग्वेज लिखिए, सिंपल फ्लो रखिए। उसमें ऑफ कोर्स ब्यूटी अगर आप मेंटेन कर सकते हैं, ग्रेस मेंटेन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। ये डिपेंड करेगा कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कितनी एनरिच्ड है, इसलिए आपको वो भी प्रयास साइड बाय साइड करते रहना है टू कीप ऑन एनरिचिंग योर इंग्लिश लैंग्वेज, एंड दैट विल हैपन ओनली व्हेन यू कीप रीडिंग इंग्लिश मटेरियल, नॉट जस्ट लीगल इंग्लिश बट नॉन लीगल इंग्लिश, गुड इंग्लिश। अच्छे ऑथर्स को आप पढ़ते रहिए, तो ये चीज़ों का इम्पैक्ट आपके ड्राफ्ट पर भी आएगा। तो यूज़ सिंपल लैंग्वेज। आपके ड्राफ्ट में आप जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स डालोगे वो और डेट्स, वो एक ही स्टाइल में लिखिए। मतलब आप अगर डेट लिखते हैं कि 2 फरवरी 2022, तो उसी स्टाइल से दूसरी भी डेट्स लिखिए। या आप लिखते हैं 2-2-2022, तो वही स्टाइल से दूसरी भी डेट्स लिखिए। एक बार ये स्टाइल और एक बार वो स्टाइल, ये सब चीज़ें ना करें, कंफ्यूज होते हैं पढ़ने वाले। उसी तरह फिगर्स को लेकर
रुपीज़ के लिए आप अगर रुपी सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो वही सिंबल सब तरफ यूज़ कीजिए जहाँ जहाँ आप पैसे लिख रहे हैं, या आप RS पॉइंट लिख रहे हैं तो वही सब तरफ यूज़ कीजिए। आपके ड्राफ्ट में आपने फैक्ट्स तो लिखने ही हैं, ऑफ कोर्स, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ केस दैट यू आर ड्राफ्टिंग। In certain type of cases, facts need not be stated. Like in memorandum of appeal, facts need not be stated because facts are already there on the record. You only have to draft grounds. So the type of case, depending on the type of case that you are drafting, you are required to state facts also. And stating facts is a matter of great responsibility. Every of your fact must be supported by some evidence. It can be documentary or it can be through personal knowledge of the applicant or petitioner. So facts must be stated with great responsibility. This is one. And second, you must also make out proper grounds of challenge. All the grounds of challenge you must take. If you are doubtful whether you should take this type of ground or not, just raise it. If you are sure a particular ground is not going to help you, it will be contrary to law, then a ground which is contrary to law, don't plead it. Just ignore it. Don't draft it. But then if you are in two minds, that ground may or may not help, take it. And there will be, of course, other grounds that you will be taking. सो प्रिपरेशन पार्ट में आपने ये सब कुछ सोच रखा होना चाहिए कि क्या ग्राउंड्स आप लोगे। कई बार ऐसा होता है कि जब आप एक्चुअल ड्राफ्टिंग करते रहते हैं तो और कुछ ग्राउंड्स, अच्छे अच्छे ग्राउंड्स दिमाग में पॉपअप हो जाते, ध्यान में आता है कि अरे ये तो तब सोचा ही नहीं प्रिपरेशन करते हुए, तो वो भी ग्राउंड्स आप ले सकते हैं। ऑफ कोर्स आप लोगे ही, लेना चाहिए, पॉपअप हो जाते हैं। बड़ी क्रिएटिव प्रोसेस है, यू नो, ड्राफ्टिंग इज़ ए वेरी क्रिएटिव, यू आर क्रिएटिंग ना। आप जो क्लाइंट नहीं समझ सकता है, जो एक कॉमन मैन नहीं समझ सकता है, वो क्रिएट कर रहे हैं आपके बुद्धि से, आपके स्किल से, और इसी के तो आप पैसे लेते हैं, इसी की तो फीस चार्ज करते हैं, ह्यूज फीस लेते हैं लॉयर्स केस कंडक्ट करने की, ड्राफ्टिंग, रिसर्चिंग, बिल्डिंग पॉइंट्स एंड आर्ग्यूइंग देम बिफोर द कोर्ट। तो उसकी वो प्राइस है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेंड्स। तो सभी ग्राउंड्स आप उसमें लीजिए। उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग ऑफ प्रेयर क्लॉजेस। आपके क्लाइंट का ग्रीवेंस एग्जैक्टली क्या प्रे करके दूर होगा, वो सेंस आपको डेवलप होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपने प्रेयर क्लॉजेस भी प्लान करनी चाहिए, स्ट्रेटेजाइज करनी चाहिए। शुरुआत के दिनों में ये समझ में नहीं आया है तो आप सीनियर्स से कंसल्ट कीजिए, सीनियर्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प। तो ये यहाँ तक हम आ गए, ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉज टाइटल, ड्राफ्टिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द मैटर एंड द प्रेयर क्लॉजेस। एंड नाउ कम्स द वेरिफिकेशन और एट सम प्लेसेस सोलम अफर्मेशन पार्ट। तो वो भी आपको प्रॉपरली कंपोज करना है, स्ट्रेटेजाइज करना है। कैसे? यू हैव टू स्टेट इन द अफर्मेशन पार्ट, यू मीन्स द डेपोनेंट, जो भी उस पर स्वेयरिंग करेगा, उसको ये बताना एक्सपेक्टेड है कि उसके केस में का कौन सा पार्ट ही बिलीव्स टू बी ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स, कौन सा पार्ट ही बिलीव्स टू बी ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ हिज पर्सनल नॉलेज, एंड कौन सा पार्ट ही बिलीव्स टू बी ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ लीगल एडवाइस टेंडर्ड टू हिम बाय हिज लॉयर। तो आपको वो पार्ट में स्पेसिफिकली पैराग्राफ नंबर्स का जिक्र करके कौन सा पार्ट बेस्ड ऑन रिकॉर्ड है, कौन सा पार्ट बेस्ड ऑन हिज पर्सनल नॉलेज है, और कौन सा पार्ट बेस्ड ऑन लीगल एडवाइस है, ये स्पेसिफाई करना होगा। तभी वो एफिडेविट, तभी वो सोलम अफर्मेशन प्रॉपर डिफेक्टलेस माना जाएगा। अदरवाइज इट विल बी अ डिफेक्टिव एफिडेविट और डिफेक्टिव वेरिफिकेशन। सो दैट इज हाउ यू ड्राफ्ट द मैटर। हो सकता है एक आध कोई पॉइंट मुझसे छूट गया होगा तो मैं कभी कोई और वीडियो में कवर कर लूँगा। एक्चुअली दोस्तों, मैं तो चाहता हूँ कि हम इस
विषय को लेकर एक्चुअल लाइव मीट करें कहीं कभी, तो वो भी मैं प्लान कर रहा हूँ। हम ज़रूर कभी ना कभी जल्दी ही इस प्रकार की एक लाइव मीट वर्कशॉप टाइप का प्लान करेंगे जिसमें सभी मेरे यंग लॉयर्स ज्वाइन होंगे। So after you finish drafting begins the third stage, post-drafting stage. Now what are you expected to do in this post-drafting stage? You are expected to read your draft from top to bottom. I should say proofread your draft from top to bottom. Line by line, word by word. हाँ, एक बात और मैं भूल गया मेन ड्राफ्टिंग पार्ट में, वो ये कि आपके जो सेंटेंसेस हो गए, आपकी जो लैंग्वेज होगी, वो लैंग्वेज के सेंटेंसेस कभी भी इनकम्प्लीट मत छोड़ना, कभी भी इनकम्प्लीट मत छोड़ना, उन्हें कंप्लीट करना प्रॉपरली ग्रामेटिकली। लेट देयर बी नो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। नहीं तो कई बार होता है कि हम फ्लो में ड्राफ्ट करते जाते बिगिनिंग तो कर दी, सेंटेंस का मिडल भी आ गया और एंड कहीं नहीं है। इट्स जस्ट कंफ्यूजिंग। सामने वाले को समझ में ही नहीं आता कि ये सेंटेंस का एंड कहाँ है और क्या बोलना चाह रहा है। ऐसे वर्स्ट ड्राफ्ट्स भी मैंने देखे हैं। तो ये थर्ड स्टेज में वो भी बात आपको चेक करनी है। प्रूफ रीडिंग में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो आपके वर्ड्स के स्पेलिंग्स प्रॉपर है कि नहीं, वो चीज़ आती है। फिर आता है कि आपकी जो लैंग्वेज स्ट्रक्चर है उसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, अगर पैसिव वॉइस ज़्यादा है तो क्या उसको एक्टिव कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट करके एक्टिव कर दीजिए। एक्टिव वॉइस इज़ बेटर देन पैसिव वॉइस। मगर हमारी लीगल लैंग्वेज में बहुत बार पैसिव वॉइस यूज़ होता है, बट ठीक है, अब वो ऐसी सिस्टम है तो कुछ जगह पर जब वो चल सकता है तो उसको चलाइए, और जहाँ आप उसको एक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। फिर तीसरी बात आती है कि पंक्चुएशन, प्रॉपर पंक्चुएशन आपको देना है। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, वो सब मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं बताता हूँ। उसके लिए आप इंग्लिश की कोई भी किताब देख लीजिए, समझ लीजिए। प्रूफ रीडिंग में आप ये भी चेक करते रहिए कि ल्यूसिडिटी कितनी है, फ्लो कितना है, क्या लॉन्ग पैराग्राफ्स हो गए हैं, क्या उनको कट करके छोटे छोटे इसमें डिवाइड किया जा सकता है, वो भी बातें देखिए। अगर पॉसिबल है तो उनको कट कीजिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में डाल दीजिए बाकी का मटेरियल। ये सब चीज़ें आपको चेक करना है। फिर आपको चेक करना है कि क्या आपने प्रॉपरली सभी एनेक्स्चर्स अटैच कर दिए हैं, क्या कहीं कोई एनेक्स्चर का मेंशन करना छूट गया है, वो भी चेक करिए। फिर आपको ये भी देखना है क्या एनेक्स्चर नंबर्स जो है या डॉक्यूमेंट नंबर जो है उसका सीक्वेंस वो प्रॉपर आया है या नहीं, वो भी आप चेक करिए। कई बार होता है कि 7 के बाद सीधा 9 आ जाता है, वो नहीं होना चाहिए। प्रॉपर सीक्वेंस में सभी एनेक्स्चर्स, सभी डॉक्यूमेंट्स आने चाहिए। फिर आप चेक कीजिए क्या पैराग्राफ नंबरिंग सही हुआ है, कहीं उसमें जंप तो नहीं हुई है, कोई पैराग्राफ नंबर रिपीट तो नहीं हुआ है, तो ये भी चीज़ें चेक करिए। उसके बाद बेयर एक्ट्स के नाम जो है वो उनको अगर इटैलिक्स कर दिया तो बहुत अच्छा होता है, फट से समझ में आता है कि ये तो बेयर एक्ट का नाम है ना, तो वो भी आप कर सकते हैं। और इस तरह से कंप्लीट ड्राफ्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आप स्कैन करोगे, आप प्रूफ रीड करोगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ करेक्शंस करोगे और उसके बाद उसको फाइनलाइज करोगे। एंड नाउ दैट इज़ रेडी फॉर प्रिंटिंग। बट बिफोर यू प्रिंट द ड्राफ्ट एक और इम्पॉर्टेंट स्टेज है। बिफोर यू फाइनली प्रिंट द ड्राफ्ट, आई मीन, वो स्टेज ये है कि आपने क्या ड्राफ्ट किया है वो पहले क्लाइंट को कम्युनिकेट हो। देयर आर 2 ways ऑफ कम्युनिकेटिंग। या तो आप एक रफ प्रिंट आउट लेकर क्लाइंट को दिखा सकते हैं और बाद में जब वो फाइनलाइज करेगा तब फाइनल प्रिंट आउट ले सकते हैं, या फिर आप उसकी PDF बना के या वर्ड फाइल बना के ईमेल से भेज सकते हैं या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी आप उसको भेज सकते हैं और कह सकते हैं कि प्लीज़ इसे देख लीजिए, कुछ मॉडिफिकेशंस होगा तो मुझे कम्युनिकेट कीजिए। और इस तरह से जब तक उनका फाइनल अप्रूवल नहीं आता आप फाइनल प्रिंट नहीं निकालोगे। तो जब तक क्लाइंट का कंसेंट नहीं आता कि ये ड्राफ्ट करेक्ट है आप फाइनल प्रिंट नहीं निकालोगे।
अब कई बार क्लाइंट लिटरेट नहीं होता, मतलब कि उसको इंग्लिश लैंग्वेज उतनी नहीं आती, वो इलिटरेट होता है, उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज समझती है। तो उसमें आप आपके क्लाइंट को ड्राफ्ट में क्या लिखा है वह समझा दे सकते हैं। समझाना अपेक्षित है पहले, नॉट लाइन टू लाइन, नॉट वर्ड टू वर्ड, बट इम्पॉर्टेंट बातें उसमें क्या क्या लिखा है। और कुछ अगर ऐसी फैक्ट्स आपने लिखी है जो क्लाइंट ने कंफर्म करनी ज़रूरी है, वो भी उसको आप कन्फ्रंट कर सकते हैं कि ये मैंने लिखा है सही है कि नहीं। जब वो सही बोलता है तो आप उसको रख सकते हैं। अगर वो कहता कि नहीं ऐसी नहीं वैसी थी, मॉडिफाई, ऑफ कोर्स ये तो आपने प्रिपरेटरी स्टेज पर ही कर चुके होने चाहिए, बट फिर भी अगर ऐसी कोई उस स्टेज पर बात आती है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं तो अपना ड्राफ्ट जब बनता है मेरा और वो क्लाइंट इंग्लिश नहीं जानता, तो मैं क्लाइंट के साइन की जो जगह होती है ना, उसके नाम के नीचे मराठी में मेरा एक हमेशा प्रिंटेड एक लाइन होती है मराठी में, जो क्लाइंट समझ सकता है, पढ़ सकता है की या उत्तरामध्ये या केसमध्ये जे काही लिहिलेले आहे ते मी मराठीमध्ये समजून घेतलेले आहे। यानी कि उसका मतलब ये होता है कि इस केस में या इस जवाब में या इस पिटीशन व्हाटएवर, उसमें ऊपर जो कुछ लिखा है वो मैंने पढ़कर समझ लिया है या मेरे वकील ने समझा दिया है। ये बात ऑफ कोर्स सोलम इन्फॉर्मेशन में भी डाल सकते, तो वो आगे जाके उसको ये कहने को स्कोप ना रहे कि ये तो कम्प्लीटली इंग्लिश में था, मुझे समझाया भी नहीं, मैंने बस साइन कर दी। तो ऐसी सब बातें नहीं आनी चाहिए। तो केयर लीजिए, आप आपके क्लाइंट को समझाएं और वो बात वहाँ पे लिखे कि ये समझाया गया है। तो ये सब प्रोसेस के बाद देन यू आर रेडी फॉर प्रिंटिंग योर ड्राफ्ट। तो ये सब चीज़ें जाती है पोस्ट ड्राफ्टिंग स्टेज में। अब जब आप ड्राफ्ट प्रिंट करोगे तो उसके बाद ऑफ कोर्स इट इज़ नीडलेस टू से दैट द क्लाइंट एंड यू हैव टू साइन द ड्राफ्ट। Still I am saying it just as a matter of caution. तो प्रॉपरली जहाँ डेट्स के लिए जगह ब्लैंक छोड़ी होगी वहाँ डेट्स लिखनी पड़ेगी, हर जगह जहाँ साइन करनी है वहाँ साइन करनी होगी। ये सब बातें पोस्ट ड्राफ्टिंग स्टेज में आती है। इस तरह से आपका ड्राफ्ट जब बनकर आपके हाथ में आता है तो आपके खुशी का ठिकाना नहीं होगा, और वो खुशी मैं आपके चेहरे पर देखना चाहता हूँ मेरे दोस्तों। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बाय इनपुट एंड आउटपुट, बार बार ड्राफ्टिंग करके। और ड्राफ्टिंग की जो 3 स्टेजेस है वो मैंने आपको समझाई। प्री ड्राफ्टिंग स्टेज, इसमें प्रिपरेशन, यू हैव टू हैव कंप्लीट ग्रास्प ऑफ द मैटर, ग्रास्प ऑफ द फैक्ट्स, ग्रास्प ऑफ द लॉ विद ऑल इट्स इंटरप्रिटेशंस, एंड देन एक्चुअल ड्राफ्टिंग स्टेज, एंड देन द पोस्ट ड्राफ्टिंग स्टेज। ये सब में क्या करना है क्या नहीं, ये आज आपने इस वीडियो में समझ लिया। So many of you friends have been requesting me to make a video like this on drafting. I know the video has gone quite long, but see, it was important. The topic is such that the video is bound to be a bit lengthy, but it is all for your benefit, my dear friends. If you need to understand anything, then you can go and rewind the video, watch it again and again and understand things. I have tried to give all that I could in this video. Still there are many things, of course. एक वीडियो में है ना, जितना एक्सपीरियंस मेरा है उसके कंपैरिजन में ये वीडियो की लेंथ छोटी ही है। And I know this is not a comprehensive video. There are many things which may have been left out. But जैसे जैसे मैं बोलते वक्त सूझता गया, वैसे वैसे मैंने आपको शेयर करता गया, और आशा करता हूँ कि आपको ये सभी महत्वपूर्ण लगेगा, काम का लगेगा, and it will be greatly helpful to you. So wish you all the best, friends, and thanks for watching the video. And please don't forget to subscribe to the channel, and don't forget to give your likes to the video if, of course, if you have liked the video. Thanks for watching. Bye. Take care.